हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था मैराथन सेशन एंड लास्ट टाइम हिस्ट्री की जो मैराथन सेशन है उसे कंडक्ट किया गया था। तो आज है पॉलिटी की टर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी जो कि डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए हैं एंड इट विल बी अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी एंड सिंपल लेवल के क्वेश्चन भी। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे एंड इन द एंड आप कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा एंड कोई भी क्वेरी होगी वील डेफिनेटली डील विद इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी गई है, लिस्ट 2 में वी हैव द प्रिंसिपल्स। ए प्रेसिडेंशियल, बी पार्लियामेंट्री, सी फेडरल सिस्टम एंड डी में यूनिटरी सिस्टम है। लिस्ट 2 में वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर सिस्टम, सेकंड क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, थर्ड है डिविजन ऑफ पावर एंड फोर्थ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। तो यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट कोड। सो काइंडली मार्क योर आंसर्स प्लीज। इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस, टेबल बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट इज द एक्चुअल हेड। तो वहां पे एक्चुअल या रियल हेड की जब हम बात करते हैं तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो ऑर्गन्स में हमेशा से रहती है, बट जितना भी सारा का सारा काम है, जो देख रेख है, वो प्रेसिडेंट ही देखते हैं एंड प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द, अगर आप कहे हाउस या फिर कोई भी आप हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कर लेते हैं या दो हाउस है विच इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। दूसरी बात है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर लॉ बनाती है एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो वो जो है एग्जीक्यूट करती है लॉज को या पॉलिसीज को। तो इसके अलावा फेडरल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होती है। जैसे इंडिया में भी हैव डिवीजन ऑफ पावर कहाँ पे, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, कि वहां पे पावर्स डिवाइड कर दी गई हैं कि ये आपकी पावर्स है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। इसके अलावा यूनिटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द सिंगल हैंड होती है, यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करते, डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पे नहीं होती। तो बिल्कुल ऑपोजिट है फेडरल सिस्टम के, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The legal interpretation of equality is chiefly influenced by equality before law and equal protection of law. First statement. Second, equality before law means rule of law. तो आपको ये दो स्टेटमेंट्स है, इन्हें इवेलुएट करना है एंड चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, बी सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सी बोथ आर करेक्ट एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एडवोकेट्स या लॉयर्स ने बनाया था, तो उसकी लीगल इंटरप्रिटेशन निकाली जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। या जब भी कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो उसकी लीगल इंटरप्रिटेशन निकाली ही जाती है। तो लीगल इंटरप्रिटेशन में हम इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में ही दो कॉन्सेप्ट्स निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की जब हम बात करते हैं तो वो हमने लिया है यूके से, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं वो यूएसए का कॉन्सेप्ट है। दोनों ही हमने वहां से बोरो किए हैं। तो लीगल इंटरप्रिटेशन में फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। सेकंड, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मींस रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ अगर परसिस्ट करेगा तभी आप इक्वली ट्रीट किए जा सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द लॉ इटसेल्फ। सो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। सो बोथ आर करेक्ट। So the third question is Article 31B of the Indian Constitution, that is क्या स्टेट कर रहा है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। तो ये किसके साथ डील कर रहा है, ए स्टेट गवर्नमेंट, बी यूनियन गवर्नमेंट, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजंस। तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजंस। तो आर्टिकल 31 भी हमें पता ही है क्योंकि रिट से पहले वाला आर्टिकल है, तो डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजंस के साथ जो है वो एग्जिस्ट करता होगा, है ना। बट इसके अलावा 31 बी क्या कह रहा है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो इसको हम एसोसिएट करते हैं किसके साथ, हमारा शेड्यूल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल 9 जो है वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल भी रहा है एंड किस लिए ले डाउन किया गया था, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम के लिए ले डाउन किया गया था। कुछ सर्टेन एक्ट्स जिसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। बट केशवानंदा भारती केस के बाद, अगेन मैं ये स्टेट कर रही हूँ कि केशवानंदा भारती केस के बाद ये चीज ले डाउन की गई थी कि आज से पहले जो भी एंट्री शेड्यूल 9 में, यानी कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी एंट्री शेड्यूल 9 में एंटर कर दी गई है वो जुडिशियल रिव्यू के पर्व्यू में नहीं होंगी। बट उस डेट के बाद यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी एंट्रीज ऐड की जाएंगी इन शेड्यूल 9 उसको जुडिशियल रिव्यू के पर्व्यू से बिल्कुल भी वंचित नहीं किया जा सकता। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज by which of the following modes can citizenship be acquired in India? Again a fairly simple question. First by birth, second hereditary, third by registration and fourth by request. तो options कौन से सही हैं, A first and second, B first second and third,
C second and third, and D fourth, second and third. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें बेसिकली 5 तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर करने की बात कहता है, जिसमें है बाय बर्थ, बाय हेरिडिटरी, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्वायरिंग समथिंग, ठीक है, बाय एक्विजिशन जिसे हम बोलते हैं, या बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो ये 5 हमारे जो तरीके हैं मैं लिख लेती हूँ, बाय एक्वायरिंग या बाय एक्विजिशन ही कर देते हैं इसे, या हमारा 5th है बाय नेचुरलाइजेशन। तो नेक्स्ट टाइम अगर पूछा जाए बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें कितने तरीके से या मोड्स कितने हैं, तो 5 मोड्स हैं। और वेराज अगर हम टर्मिनेशन की बात करते हैं तो टर्मिनेशन जो है वो 3 तरीके से या 3 मोड से की जा सकती है ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पहली है कि रिनाउंसिएशन, आपने खुद से ही छोड़ दी, ठीक है। सेकंड है आपकी टर्मिनेशन, या आपने किसी और कंट्री से सिटीजनशिप जो है उसे हाँ कर दी है, या किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। और तीसरा मोड आता है हमारे पास डेप्रीवेशन का। ये डेप्रीवेशन में जहां पे आपने सिटीजनशिप एक्वायर की है, आपने अप्लाई किया था उसके लिए, तो उसके बाद आप पाए गए हैं कि आप किसी तरह के डिफॉल्टर है, तो आपकी जो सिटीजनशिप है उसे डिप्राइव कर दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following judgments stated that secularism and federalism are the basic features of the Indian Constitution? A. Keswananda Bharti case, B. S.R. Bommai case, C. Indira Sahani case, and D. Minerva Mills case. So kindly mark your answers please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एसआर बोमाई केस। तो हमें बेसिक जो फीचर्स है या आप कह सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, वो तो केशवानंदा भारती केस ने दिया था। बट उस टाइम पे हमने ये भी पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर तो आइडिया दे दिया, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन इस केस ने नहीं किया था। तो फर्दर सेक्युलरिज्म या फेडरलिज्म विच इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस केस ने भी ले डाउन किया था? एसआर बोमाई केस में। ये 1992 का केस है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is correct? First, a bill pending in the Lok Sabha lapses on prorogation. Second, a bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of the Lok Sabha. Select the correct code. A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and D, neither 1 nor 2. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो बिल पेंडिंग है लोकसभा में वो लैप्स हो जाता है ऑन प्रोरोगेशन, यानी कि जब हम हाउस को प्रोरोगेट कर देते हैं तो इट डज नॉट नेसेसरली प्रोरोगेट, ठीक है, कि कोई भी बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग है तो वो प्रोरोगेट होगा ही होगा। इट इज नॉट ट्रू। कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस होती हैं जहां पे द बिल रिमेन्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। दूसरी चीज है कि बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, के जो बिल ऑलरेडी पेंडिंग है राज्यसभा में विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा, तो यानी कि वो लोकसभा में ओरिजिनेट ही नहीं हुआ वो बिल, है ना, तो वो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है, अभी वहां पे भी पास नहीं हुआ है, लोकसभा के पास पहुंचा ही नहीं है बिल। और उसी टाइम पे अगर डिसोल्यूशन हो जाती है लोकसभा की तो वो बिल प्रोरोगेट, या आप कहेंगे ये बिल जो है वो लैप्स क्यों होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां पे लैप्स हो जाता है वो बिल, कि कोई भी बिल अगर ओरिजिनेट हुआ है लोकसभा में या फिर पास ऑन किया गया है बाय पासिंग इट फ्रॉम राज्यसभा, यानी कि ओरिजिनली राज्यसभा में हुआ था ओरिजिनेट, बट उसके बाद लोकसभा में आ गया है, बट उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो इन सच अ सिचुएशन जो आपका बिल है वो भी लैप्स हो जाएगा। बट इसके अलावा अगर आप बात करें, बिल जो है वो लैप्स हम कंसिडर नहीं करते, यानी कि जब दोनों हाउस ने असेंट दे दी है और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पड़ा है असेंट के लिए, अंडर दैट सिचुएशन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो भी वो बिल जो है लैप्स नहीं होगा। सो ओनली नंबर 2 और जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज correct. So the next question is, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has been launched for A, providing housing loan to poor people at cheaper interest rate, B, promoting women's self-help group in backward areas, C, promoting financial inclusion in the country, and D, providing financial help to the marginalized communities. So kindly mark your answers please.
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की जब हम बात करते हैं तो ये कौन से साल में, यानी कि 2014 में से लॉन्च किया गया था। एंड इसको लॉन्च करने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे। तो बेसिक रीजन भी कि जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, या जो आप कह सकते हैं कम कमाने वाले लोग हैं, है ना, उनको ईजिली क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल हो, या उनको ईजिली आप कहें लोन फैसिलिटी अवेलेबल हो, या किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प हो। एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करें बैकवर्ड एरियाज के लोगों के लिए, तो अगर हम यहाँ पे इनमें ऑप्शंस में देखें तो ए, बी एंड डी ऑप्शन जो है वो अगर इंडिविजुअली देखें वो बिल्कुल करेक्ट है, प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है। बट अगर हम पर्टिकुलर वर्ड जो चूज करते हैं वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये ऑटोमेटिकली ए, बी और डी ऑप्शंस को इंक्लूड कर लेती है। तो ऑल इन ऑल ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कि जो इन तीनों को इंक्लूड कर रही है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the objective of the Butler Committee of 1927 was to A. Define jurisdiction of central and provincial governments. B. Define powers of the Secretary of the State for India. C. Impose censorship of national press. D. Improve the relationship between Government of India and Indian states. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो जब हम बटलर कमेटी की बात करते हैं, इससे पहले में बात करने की जरूरत है मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में, ठीक है, जिन्होंने ये चीज ले डाउन की थी, या उन्होंने एक चेंबर ऑफ प्रिंसेस जो है उसे ले डाउन किया था कि इनकी एक एनुअली मीटिंग होगी विद द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो आप अपनी जो भी डिसीजंस हैं या जो प्रिंसली स्टेट्स हैं अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं वहां पे कह सकते हैं, बट एक्चुअली में जो डिसीजन है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया ही लेंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई थी कि पावर किसके पास है, विद द चेंबर ऑफ प्रिंसेस है या आप कहेंगे विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है ना। तो यहाँ पे इस पावर को ही डिफाइन करने के लिए बटलर कमेटी को 1927 में इस्टेब्लिश किया गया था। 3 मेंबर कमेटी थी ये, ठीक है, 3 मेंबर कमेटी को सेटअप किया गया था फाइनली डिसाइड करने के लिए कि पावर जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के पास एक्चुअली में या प्रिंसेस के पास एक्चुअली में है या विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट है या नहीं। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए या एक्चुअली में इंप्रूव करने के लिए सेटअप की गई थी। एंड फाइनली इसने क्या डिसीजन दिया था कि आप जो मर्जी कह लीजिए, बट एक्चुअली में जो डिसीजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो डिसीजन देगी दैट विल बी पैरामाउंट इटसेल्फ। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ इज कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको मेंशन करना है। पहला है कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ इंडिया। सेकंड, इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड, एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड बिकेम नेशनल कैरियर। फोर्थ, गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना है ए, बी, सी या डी में से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे पहले एयर इंडिया जो है वो नेशनलाइज कर दी गई थी, कौन सा ईयर था, 1953 में, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो देन लार्जेस्ट बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब कहते हैं, वो रीनेम कर दिया गया था। कौन सा साल था वो, 1955 में, ठीक है। फिर फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि केरला में सीपीआई जो है वो आई थी पावर में, वो कौन से साल में आई थी, 1957 में, ठीक है। फिर उसके बाद जो गोवा है इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1961। तो पोर्टुगीज से जो है हमने वापस ले लिया था, इंडिया को इंक्लूड कर लिया था, सॉरी, इन द इंडियन टेरिटरी इटसेल्फ इन द ईयर ऑफ 1961। सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3, 2, 1 एंड 4। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Atal Innovation Mission is set up under the A. Department of Science and Technology, B. Ministry of Labor and Employment, C. Niti Aayog, D. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी नीति आयोग। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग का एक फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है, इसे सेटअप किया गया है, यानी कि नीति आयोग ही इसको देख रहा है। तो इसके अंडर क्या है, 2 चीजें देखी जा रही है। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज है इनोवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो इन्होंने क्या किया है, फर्दर अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लैब्स का सेटअप भी किया जाता है। इसके अलावा इंक्यूबेटर्स भी काफी ज्यादा सेटअप किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अटल सेंटर्स हैं, उनको इस्टेब्लिश किया गया है थ्रू आउट द कंट्री इटसेल्फ, जहाँ पे इनोवेशन जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग
एंटरप्रेन्योरशिप भी करें, साथ ही साथ अपना जो स्किल है उसको भी डेवलप कर सके। तो फिलहाल जो हमारे ऑनगोइंग अभी इनिशिएटिव्स हैं, हमने कुछ रीसेंट लॉन्चेस भी किए हैं एंड कुछ पुराने हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो भी चल रहे हैं। तो पुराने इनिशिएटिव्स में भी है बीपीएससी का कोर्स जो है वो ऑनगोइंग है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, एमपी की अगर आप बात करें स्टेट सिविल सर्विस का क्रैश कोर्स जो है जीएस बेस्ड वो भी अभी लाइव है। इसके अलावा रिसेंटली अभी हमने यूपी का कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। बोथ सीसैट की भी बात करें वो भी इस बार हमने इंक्लूड किया है, सीसैट के साथ साथ जीएस का भी आप बंडल परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यूपी पीसीएस के लिए ऑप्शनल यानी कि पीएसआईआर ऑप्शनल एंड आप बात करें सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ये भी हमने इंक्लूड किया है। इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें उसमें भी पीएसआईआर और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए बंडल अवेलेबल हैं। यू कैन वेरी वेल गो टू द वेबसाइट एंड इन कोर्सेज के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वेरी वेल परचेज देम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 अगेन मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे लिस्ट 1 में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में यू हैव टू मैच देम विद द मीनिंग्स। ए सिंडिकेट, बी डिफेक्शन, सी स्लोगन, डी एंटी कांग्रेसिज्म। ठीक है, लिस्ट 2 में है फर्स्ट में एन इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव लीविंग द पार्टी ऑन हुज टिकट्स ही और शी हैज बीन इलेक्टेड। सेकंड, अ कैची फ्रेज दैट अट्रैक्ट्स पब्लिक अटेंशन। Third, parties with different ideological position coming together to oppose Congress and its policies. Fourth, a group of powerful and influential leaders within the Congress. तो यहाँ पे आपको मार्क करना है, करेक्ट करना है, बिल्कुल सिलेक्ट कोड जो है सो सिलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंडिकेट की बात कर रहे हैं। तो सिंडिकेट वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ ग्रुप ऑफ लीडर्स दोज वर इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल, जो कि कांग्रेस के बीच में ही एग्जिस्ट कर रहे थे। सो हमारा ए जाएगा विद 4। ठीक है, डिफेक्शन की जब हम बात करते हैं कि जब कोई दल बदल लेता है या पार्टी बदल लेता है, तो यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीविंग द पार्टी ऑन हुज टिकट ही और शी हैज बीन इलेक्टेड। ठीक है, स्लोगन जो होता है कैची फ्रेज होती है जो अट्रैक्ट करती है पब्लिक की अटेंशन, है ना। एंटी कांग्रेसिज्म की बात कर रहे हैं कि पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन कमिंग टुगेदर टू अपोज कांग्रेस एंड इट्स पॉलिसी। सो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन्ड। टुमारो विल दस बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज ऑफ मोर्निंग। तो ये किसने कहा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री एंड डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। तो जब पार्टीशन की नाइट थी उस टाइम पे इंडिया जो है वी ऑल नो के पार्टीशन होने वाला था, 2 इंडिया एंड पाकिस्तान जो है 2 कंट्रीज बनने वाली थी। तो उस टाइम पे महात्मा गांधी जी ने कोलकाता में एक सेशन लिया था, उस सेशन के दौरान उन्होंने ये वर्डिंग्स कही थी। तो ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है उठाया गया है। जो साइड्स पे छोटे छोटे स्निपेट्स होते हैं वहां पे जो वर्डिंग्स दी गई होती है उन्हें भी आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, या एटलीस्ट एक नजर मार के रखने की जरूरत होती है, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange the following incidents chronologically. First, Mandal recommendation and anti-reservation stir. Second, formation of Janata Dal. Third, the demolition of Babri Masjid. Fourth, assassination of Indira Gandhi. Fifth, the formation of NDA government. Sixth, Godhra incident and its fallout. And seventh is formation of UPA government. So kindly mark your answers, please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर सी से। तो फर्स्ट हमारे पास आता है असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी होती है इन द ईयर ऑफ 1984। उसके बाद वी हैव फॉर्मेशन ऑफ जनता दल। फॉर्मेशन ऑफ जनता दल कब होती है? 1988 में। ठीक है, उसके बाद जनता दल बनने के बाद क्या होता है, हमारे पास जो सेकंड मीटिंग बैठती है फॉर अगर आप कहें मंडल रिकमेंडेशन के लिए, तो उसके लिए जो है गुस्सा लोगों में आना शुरू हो जाता है, भड़कना शुरू हो जाती है, जनता भड़क जाती है। ठीक है, जो रिजर्वेशन के पीछे मुद्दा लड़ाई शुरू होती है, 1990 की बात है ये, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर 3 यानी डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। वो कौन से साल में होती है? 1992 में। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट। वो कब होती है? 1998 में। देन गोधरा इंसिडेंट एंड इट्स फॉलोआउट। गोधरा इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं? गुजरात राइट्स का नाम भी देते हैं। वो कौन से साल में हुए थे? 2002 में। ठीक है, एंड फाइनली हमारे पास फॉर्मेशन होती है ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ 2004। सो दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन ये एनसीईआरटी से ही लिया गया एक क्वेश्चन है, ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स अबाउट द बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है. ए, इट वॉज अ ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर. B, it supported state ownership of industry. C, it was made by some leading industrialists. And D, it supported strongly the idea of planning. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इट वाज अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर. तो बॉम्बे प्लान एक्चुअली में है क्या? ये प्लान जो है 1944 का प्लान है. ठीक है, अभी इंडिया आज़ाद नहीं हुआ है. तो अब बंच ऑफ इकोनॉमिस्ट या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मीटिंग की थी विद द पॉलिटिकल लीडर्स एज वेल. तो 2 पार्ट्स में इन्होंने अपनी जो मीटिंग्स है उसकी जो रिपोर्ट है से पब्लिश किया था. ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, जो हमने 5 ईयर प्लान के लिए प्लानिंग कमीशन इनिशियली बनाया था, वो किसकी देन थी? वो बॉम्बे प्लान की ही हमें देन थी. तो फर्दर जो है स्टेट ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्री के लिए इन्होंने बात की थी. ठीक है, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें इंक्लूडेड थे, ये स्टेटमेंट भी सही है. इट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग कमीशन यहां से ही आया था. तो जो बॉम्बे प्लान को लेके गलत है, यानी कि इट वाज अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, वो एक्चुअली में हमारा प्लानिंग कमीशन था एंड नॉट द बॉम्बे प्लान. तो हमारा जो ये ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. लिस्ट 1 में है, ए में टोटल रेवोल्यूशन, बी गरीबी हटाओ, सी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट एंड डी रेलवे स्ट्राइक. लिस्ट 2 में भी हैव इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, बिहार मूवमेंट एंड जॉर्ज फर्नांडिस. So you have to select the correct code. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. कैसे? देखते हैं कि टोटल रेवोल्यूशन जो है एक्चुअली में वो नारा कहाँ दिया गया था? वो दिया गया था इन बिहार मूवमेंट, जहाँ पे वो चाहते थे, बिहार के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया बिहार एंड गुजरात में. तो पर्टिकुलरली बिहार मूवमेंट में उन्होंने कहा था कि हमें जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है बिहार में, वहां से हमें टोटल जो है रेवोल्यूशन करनी है, बिल्कुल साफ करना है कांग्रेस को. दूसरी चीज, गरीबी हटाओ का नारा तब किया गया था जब 1972 में बांग्लादेश को आजाद किया इंडिया ने, है ना. तो उस टाइम पे इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, करप्शन रेट काफी ज्यादा हो गए थे. तो जो लोग हैं उन्होंने इंदिरा गांधी को पर्टिकुलरली जो है पॉइंट आउट करते हुए कहा था कि गरीबी हटाओ. तो बी जो जाएगा 1 के साथ जाएगा. देन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट जो हुआ था उसके लिए जो फेस बने थे बिहार मूवमेंट के लिए, वो जयप्रकाश नारायण थे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्पेशली उन्हें इनवाइट किया था कि आप आके फेस ऑफ द मूवमेंट बने. तो इसके अलावा जो रेलवे स्ट्राइक्स भी की गई थी उसके जो चेहरा थे वो थे जॉर्ज फर्नांडिस. सो अकॉर्डिंगली दिस इज द करेक्ट कोड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Central Vigilance Commission was set up on the recommendation of A. Gorwala Report, B. Kriplani Committee, C. Santhanam Committee, and D. Administrative Reforms Commission of India. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संथनम कमिटी. तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो सेटअप कब हुआ था? 1964 में. ठीक है, तो ये जो कमिटी है इसको सेटअप किया गया था अंडर, या आप कह सकते हैं इसके जो हेड कौन थे, इनको लीड किसने किया था? के संथनम ने. ठीक है, एंड इसकी कॉल किसने दी थी? तो उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जो करप्शन है उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, तो उसके लिए इस्टेब्लिश की थी एक कमेटी, संथनम कमेटी. एंड 1962 में ये कॉल ली गई थी एंड फाइनली 1964 में वी हैड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कंट्रोल करेगी करप्शन को एट द नेशनल लेवल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, arrange the following in chronological order and select the correct code. First, Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession. ठीक है. Second, Constitution of India was enforced. Third, accession to India ratified by the Sovereign Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. And fourth, new Constitution of State of Jammu and Kashmir came into force. So select the correct code. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिल्कुल सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन है. तो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? एक तरह से आपने साइन कर लिया है एक कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया कि आप इंडिया का ही पार्ट बनेंगे. तो ये कब साइन किया गया था? ये किया गया था साइन 26 अक्टूबर 1947 को. ठीक है, इसके बाद जो इंडिया का आज़ाद हो गया था, है ना, इंडिया आज़ाद होने के बाद ये एक्सेशन जो है साइन की गई. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसे एनफोर्स किया गया, यानी कि जो 26/11 को, अगर आप बात करें 26 नवंबर 1949 को मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे पास कर दिया गया था. एंड फाइनली जो एनफोर्समेंट हुई थी वो 26 जनवरी को आप कहेंगे 1950 में होगी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनफोर्स्ड कंप्लीटली. फिर इसके बाद क्या होता है? एक्सेशन टू इंडिया रैटिफाइड बाय द सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो ये कब हुआ था? 11 नवंबर 1957 में.
ठीक है। एंड फाइनली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब इनैक्ट हुआ था, क्या केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26 नवंबर 1957 को ही। तो ये 26 जो डेट है यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, तो आपको ईयर एंड मंथ को बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements about Sikkim are true? First, it became an integral part of India in 1975. Second, it is considered as a botanist's paradise. Third, its population is mainly made up of the lepchas. तो कौन सा जो statement है वो correct है? A 1, B 1 and 2, C 2 and 3 and D 1, 2 and 3. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है कि जो इंडिया का पार्ट बना कौन, सिक्किम इन 1975। कैसे? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो हुई थी, जिसके अकॉर्डिंगली सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया 1975 में। एंड सेकेंडली इट इज नोन एज बॉटनिस्ट पैराडाइज, क्योंकि ये हिमालयन रीजन में यानी कि हिमालयन हॉटस्पॉट में एग्जिस्ट करता है। एंड हिमालयाज की वी नो कि डिफरेंट लेयर्स हैं वहाँ पे, तो डिफरेंट तरह की फ्लोरा एंड फौना भी एग्जिस्ट करती है। तो सिमिलरली बॉटनिस्ट का पैराडाइज जो है कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा इट्स पॉपुलेशन इज मेनली मेड अप ऑफ लेप्चास, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है पॉपुलेशन लेप्चास की है। देन वी हैव भूटियाज भी यहाँ पे काफी ज्यादा है एंड नेपालीज। तो ये तीन ऐसे तरह के या तीन ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं जो कंसिस्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ द, क्या कह सकते हैं, सिक्किम एरिया। सो हमारा जो डी स्टेटमेंट है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th December is celebrated as A. Human Rights Day, B. World Health Day, C. UN Day and D. Labor Day. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ह्यूमन राइट्स डे। तो 10th दिसंबर 1948 को हमने क्या अडॉप्ट किया था, या यूएन ने क्या अडॉप्ट किया था, यूडीएचआर। यूडीएचआर क्या है? ह्यूमन, या आप कहेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो 10th दिसंबर को 1948 में यूडीएचआर को हमने अडॉप्ट किया था। एंड 2 years लेटर रेजोल्यूशन वाज पास, जिसके अंदर क्या था, यूएन ने क्या किया था, वेलकम किया था कंट्रीज को उसको सेलिब्रेट करने के लिए से क्या, ह्यूमन राइट्स डे को। वेल अगर हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात कर रहे हैं तो एवरी ईयर 7th अप्रैल को हमें इसे सेलिब्रेट करते हैं। यूएन डे की बात करें तो 24th अक्टूबर एवरी ईयर यूएन डे हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। लेबर डे की बात करें तो 1 May। So the last question is, which of the following committees or commissions recommended the creation of न्याय पंचायत? ए. बलवंत राय मेहता कमेटी, बी. अशोक मेहता कमेटी, सी. GVK राव कमेटी एंड डी. सरकारिया कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी का बाई 1978 में उन्होंने क्या कहा कि हमें चाहिए एक पंचायती राज सिस्टम, यानी कि 2 tier सिस्टम हमें इस्टेब्लिश करना है। एंड साथ ही साथ हमें क्या करना है, इस्टेब्लिश न्याय पंचायत को। तो किसने रेकमेंड की थी? अशोक मेहता कमेटी ने। सो आज के मैराथन सेशन में इतना ही। डू कॉमेंट योर स्कोर्स एंड कोई भी अगर आपको इशू आ रहा है उसे भी कॉमेंट करके बताइए। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस सेशन। तो हम आएंगे और भी बहुत सारे ऐसे मैराथन सेशंस के साथ। डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच।